नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे गृह विज्ञान के बारे में। अगर आप बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन करवा चुके हैं या करवा लिए हैं और आप यह सोच रही हैं या सोच रहे हैं कि गृह विज्ञान के अंतर्गत हमको प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ना है और कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके से नोट्स तैयार करें या नोट्स तैयार करें बीएमए की ना तैयार करें, अगर नहीं तैयार करते तो नोट्स हमको कैसे मिलेंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनका लेवल कैसा होगा और लिखित प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो कैसे आएंगे और किस तरीके से तैयारी की जाए, कहाँ पर तैयारी करें, किस चैनल के माध्यम से, जहां पर आपको होम साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी हो जाए। साथ ही साथ में को करिकुलर की भी तैयारी हो जाए। को करिकुलर में आपको प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य या फिर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना पड़ता है, तो उन सभी की तैयारी मात्र और मात्र एक ही चैनल पर होती है, उसका नाम है शुक्ला स्टडी पॉइंट। जिस चैनल पर आप आए हैं, आप बहुत बिल्कुल अच्छी जगह पर आए हैं और बहुत ही इफेक्टिव जगह पर आए हैं, क्योंकि प्रभावी जो सबसे ज्यादा रहा है शुक्ला स्टडी पॉइंट ही रहा है। एग्जाम टाइम में जब आप देखते हैं, परीक्षा के एक दो दिन पहले बच्चे पढ़ते हैं और वो टॉप भी करते हैं। एक दो दिन पढ़ करके, चूंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को छांटता हूं जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं और वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाते हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जैसे राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजे प्यारू बरेली रोहिलखंड, मासा कुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी सहारनपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ते हैं। तो कोई भी विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, तमाम प्रकार के ऐसे विश्वविद्यालय जो परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव करवाते हो चाहे लिखित करवाते हो, सभी की तैयारी बहुत ही बारीकी के साथ मॉडल पेपर्स के माध्यम से, रिवीजन क्लास के माध्यम से, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज क्लास के माध्यम से सब कुछ करवाते हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारा एक दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर। वहां पर आपको को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी, जिनकी परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, उसके कई सारे प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इकाई संख्या 1 के बारे में, जो कि होगा दोस्तों बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए। गृह विज्ञान सब्जेक्ट आपका है और पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी पोषण के मूल तत्व और ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जिसमें इकाई संख्या 1 में आपको पढ़ना ट्रेडिशनल होम साइंस एंड इट्स रिलेवेंस इन करंट इरा, यानी कि वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है और इसके बारे में पूरा जानकारी देखेंगे। गृह विज्ञान के बारे में जानकारी समझेंगे, इसमें किन किन विद्वानों का योगदान रहा। अगर यूनिट 1 को ही चाहूं तो मैं कम से कम 4 से 5 चैप्टर में 10-10, 12-12 मिनट के वीडियोस में काट करके बना सकता हूं, लेकिन फिर वो चीजें मेरे हिसाब से सही नहीं लगती हैं। तो ऐसे ही नोट्स आपके लिए तैयार मैंने किए हुए हैं, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप इनकी फोटोकॉपी चाहे तो निकलवा लें, चाहे फोन में ही आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं है। आपको नोट्स और किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इनको तैयार कर लीजिएगा, हमारे लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आपको हेडिंग पढ़ना है वो ये पढ़ना है, होम साइंस के बारे में आपको जानना है कि तो होम साइंस क्या है। होम साइंस जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो क्या है, आखिरकार उसमें हमको क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे होम साइंस की दोस्तों, कि होम साइंस वह विज्ञान है जो घर और परिवार के कल्याण से संबंधित ज्ञान और कौशल यानी कि नॉलेज एंड स्किल का क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है होम साइंस दोस्तों? घर और परिवार के कल्याण से रिलेटेड जो भी ज्ञान होता है, जो घर का कल्याण करे या परिवार का कल्याण करे या समाज का कल्याण करे, तो उस ऐसा ज्ञान जो कि घर और परिवार के कल्याण से रिलेटेड होता है, ऐसे ज्ञान और ऐसी स्किल का अध्ययन करता है जिससे फायदा होता है किसको? घर को फायदा होता है, परिवार को फायदा होता है, समाज को फायदा होता है, तो उसका अध्ययन करता है होम साइंस। तथा उनका व्यवहारिक उपयोग भी सिखाता है, यानी कि उसका उपयोग, किसका उपयोग, जो हम ज्ञान अध्ययन करेंगे उस ज्ञान का क्या उपयोग है, ठीक है, उसका व्यवहारिक उपयोग क्या है उसको बताता है और उसको सिखाता भी
है। क्लियर? यह विज्ञान व्यक्ति, परिवार, समाज के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है। यानी होम साइंस में ना केवल एक लड़की के लिए इंपॉर्टेंट विषय है, बल्कि वो सभी समाज के लिए इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि होम साइंस में आप बायोलॉजी के तमाम सारे फैक्टर पढ़ते हैं। हम इकाई संख्या 2 देखेंगे। इकाई संख्या 2 में आप देखेंगे कोशिका के बारे, कोशिका से लेकर के शरीर के सभी पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सभी जो है पूरा शरीर की संरचना के बारे में समझना है। ठीक है? भोजन आप करते हैं तो भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, किन किन से चीजें क्या क्या मिलती हैं, आप कुपोषित हैं कि समायोजित हैं, आपका भोजन आहार जो है मील प्लानिंग के हिसाब से है, आहार आयोजन के हिसाब से है कि नहीं है, इन सब सभी चीजों को कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आप देखते हैं। तो सबसे पहली बात, होम साइंस केवल एक सीमित विषय से संबंधित नहीं है, बल्कि सभी चीजों से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। होम साइंस दोस्तों, तो ये था होम साइंस जिसके बारे में मैंने बताया। तो यानी कि जो भी परिवार का कल्याण करे, घर का कल्याण करे, ऐसे ज्ञान का अध्ययन होम साइंस के अंतर्गत किया जाता है। होम साइंस के प्रमुख क्षेत्र, यानी इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करते हैं इसको हम समझते हैं। होम साइंस का विषय क्षेत्र दोस्तों शुरुआती दौर में थोड़ा सा सीमित जरूर था, लेकिन वर्तमान में होम साइंस का जो दायरा रहा है, जो विषय क्षेत्र या स्कोप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में कि गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र को समझाइए। विषय क्षेत्र का मतलब होता है स्कोप, यानी कि विषय क्षेत्र मतलब कि इसका दायरा कितना है, यानी होम साइंस का अध्ययन कब कब और कहां कहां किया जाता है, किस किस क्षेत्र में होम साइंस का अध्ययन हम करते हैं, यही होम साइंस का विषय क्षेत्र होता है। जैसे कि हम पहली बात तो हम होम साइंस के अंतर्गत पोषण और आहार विज्ञान के बारे में जानते हैं, यानी कि हम न्यूट्रिशन के बारे में और डायटेटिक्स के बारे में, यानी कि हमारा जो आहार विज्ञान, हमको भोजन में क्या क्या करना चाहिए एक मनुष्य के हिसाब से एक महिला है तो महिला का भोजन कैसा होना चाहिए, पुरुष का भोजन कैसा होना चाहिए, पुरुष में जो कामकाजी पुरुष है उनका भोजन अलग होता है, जो नॉर्मल घर पे बैठे वाले जैसे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, उनका भोजन अलग होता है। ठीक है? जो किसान काम करता है खेतों में उसका भोजन अलग होता है, उसको अलग एनर्जी की, अलग जो है विटामिन की, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन में आप पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे जैसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को ऊर्जा देता है, दूसरा होता है वसा, शरीर को चिकना रखता है, शरीर की मसल्स को जो है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा बढ़िया बनाता है। ठीक है? वो भी ऊर्जा ही देता है, वसा भी। ठीक है? इसके साथ साथ वसा के बाद में आपका आता है विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण दोस्तों शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को देते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। विटामिन और खनिज लवण जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपका हो गया क्या नाम है, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं पे रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। ठीक है? और आप आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है विटामिन, खनिज लवण आपका हो गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, और आपका आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन की अगर बात की तो शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन, जैसे शरीर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करता है। शरीर अपना जो है दोस्तों वो छोटी छोटी जो है सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो जो है छोटी छोटी सेल, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है, सेल कहा जाता है। और वह सेल दोस्तों तमाम प्रकार की जब सेल इकट्ठा होती है एक तरह की तो उसको टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और वही तमाम सारे जो है चीजें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो ऊतकों से अंगक का निर्माण होता है, अंगक से पूरा अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से हमारी बॉडी का निर्माण होता है, हमारे शरीर की संरचना का निर्माण होता है। ठीक है? तो कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, उन्हीं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और ऊतकों का निर्माण करने का काम किसका होता है? प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन्स क्या है? एक न्यूट्रिएंट्स है, पोषण है। तो इन सभी का अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों दूसरा मानव विकास का अध्ययन करते हैं। ठीक है? मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का अध्ययन। तो आप पोषण, आहार विज्ञान, मानव विकास आज के वीडियो की मतलब कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ये दोनों आपको पढ़ लेना है। ठीक है? यानी कि मानव विकास कैसे कैसे हो, जैसे मनुष्य का विकास, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के पैदा होने से पहले माता के गर्भ में जब बच्चा था तब भी उसका विकास ही हो रहा है। भ्रूणावस्था हो चाहे वो डिंबावस्था हो, सभी अवस्था में उसका विकास हो रहा है। उन सभी चीजों के बारे में, प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव के बाद की अवस्था, सब कुछ विस्तार से हम जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ठीक है? तो मानव का विकास भी हमको पढ़ लेना है। अब जब मनुष्य पैदा हो गया उसमें शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है, वृद्ध अवस्था, इस तरीके से अवस्थाएं होती हैं। तो उन सभी अवस्थाओं में किस किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो,
चाहे वो किसी प्रकार का अन्य टाइप का विकास हो। तो मनुष्य के शरीर में अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विकास होता है, उन विकास का अध्ययन भी होम साइंस के अंतर्गत हम करते हैं। तीसरी बात, परिवार संसाधन प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। किसका? यानी कि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का भी अध्ययन हम इसमें कर लेते हैं दोस्तों। किसका? परिवार संसाधन प्रबंधन यानी फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। परिवार का संसाधन, जैसे परिवार में जैसे मान लेते हैं एक गृहिणी का एक कर्तव्य होता है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 1 लीटर तेल है और 1 लीटर तेल आया है कि 1 महीने तक उसी में दाल का छौंका भी लगाना है और सब्जी को एक प्रकार से मतलब कि दाल का तड़का भी देना है, सब्जी का छौंकना भी उसी से लगाना है। बच्चा छोटा सा रो रहा है, उसका सर दर्द कर रहा है तो गर्म करके उसके सर पे भी उसी सरसों का तेल रखना है, ठीक है। या पति का पैर दर्द कर रहा तो उसको भी पैर में तेल लगाना है। मतलब उसी 1 लीटर तेल में एक गृहिणी को सब कुछ मैनेज करना है। वह गृहिणी सफल गृहिणी वही कहलाती है जो 1 लीटर तेल में सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दे। कम संसाधनों का प्रयोग करके अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना ही एक गृहिणी का परम कर्तव्य होता है। तो परिवार संसाधन प्रबंधन में हम यही सिखाते हैं कि किस तरीके से कम समय का प्रयोग करके, कम ऊर्जा की खपत करके, कम पैसे को व्यय करके हम अधिक से अधिक सुविधाओं का एक प्रकार से दोहन कर सकते हैं, अधिक से अधिक प्रकार का अपनी संतुष्टि कर सकते हैं। इस चीज को चर्चा करेंगे, किस तरीके से तालमेल होता है परिवार में, सब कुछ इसमें आप पढ़ते हैं। चौथा होता है वस्त्र और परिधान, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। बीए के सेकंड सेमेस्टर में आप इसको पढ़ेंगे, बीए के थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में आप इसको पढ़ेंगे। मतलब बीए के अंतर्गत ही सारी चीजों को आपको पढ़ लेना है, सब होम साइंस के विषय क्षेत्र को आप। तो वस्त्र क्या होते हैं सर? रियान का वस्त्र क्या है? कॉटन का वस्त्र यानी सूती वस्त्र, ठीक है। अब उसके बाद में रेशम का वस्त्र कैसे बनता है, पूरा पूरा प्रोसेस से लेकर के सब कुछ आप पढ़ते हैं इसमें। कौन सा कपड़ा कैसे सिला जाता है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सब कुछ आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। किसमें? आप इसमें वस्त्र और परिधान में कौन सा कपड़ा किस लिए पहना जाता है, ये सब चीजें इसमें आप देखेंगे। फिर पांचवा होता है विस्तार और सामुदायिक विकास, एक्सटेंशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना होता है, सामुदायिक विकास के बारे में भी इसमें आपको जानना होता है और भी तमाम प्रकार की चीजें जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो इन सभी क्षेत्रों का अध्ययन होम साइंस के गृह क्षेत्र मतलब कि विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर आपने होम साइंस का अर्थ समझा, फिर उसके बाद में होम साइंस का आपने क्या समझ लिया? विषय क्षेत्र को समझ लिया। होम साइंस चूंकि विज्ञान है इसीलिए वो वैज्ञानिक, उसकी प्रकृति भी कैसी है? वैज्ञानिक, यानी होम साइंस का नेचर वैज्ञानिक है। तो इन सभी क्षेत्रों का उद्देश्य है व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का विकास किया जाए। तो इस तरीके से अगर होम साइंस अच्छे तरीके से जो व्यक्ति पढ़ लेता है वो आगे चल करके समाज का कल्याण करता है। अगली हेडिंग लिखेंगे न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट और एफआरएम का परिचय, ठीक है। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन तत्वों की समझ और उनके संतुलित उपयोग का विज्ञान होता है पोषण। पोषण के अंतर्गत किस व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, किस व्यक्ति को कितनी जो है प्रोटीन्स की जरूरत है, किस व्यक्ति को कितना जो है वसा की जरूरत है, कितना विटामिन की जरूरत है, कितने खनिज लवण की जरूरत है, इन सभी को जानना ही पोषण विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये आगे चल करके यूनिट नंबर 2 में आप देखेंगे। अगला है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। मानव विकास की अगर बात करें दोस्तों तो गर्भधारण से लेकर के वृद्धावस्था तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन ही एक प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये भी पढ़ेंगे आप इकाई संख्या 4 से, ठीक है। अगला है आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, परिवार संसाधन प्रबंधन। ये क्या है? उपलब्ध संसाधनों खास करके समय, धन और श्रम सामग्री का सुव्यवस्थित उपयोग करके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यही होता है एफआरएम। एफआरएम मतलब फैमिली, एफ माने, आर माने रिसोर्स और एम माने मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि आपके पास कितने संसाधन उपलब्ध है, जैसे मैंने 1 लीटर तेल वाला बताया था, वो उसी में आपको समय कम लगे, धन कम खर्च हो और श्रम भी कम लगे, सामग्री भी कम लगे, इस और आपका उपयोग की वस्तुएं ज्यादा हो जाए, ये सब चीजें होती हैं। हम परिवार संसाधन प्रबंधन में यही सब बताते हैं। जैसे पहले होता था बटुली में अदहन पहले खौलता था, अदहन पानी रख देते थे चावल बनाने से पहले महिलाएं, और महिलाएं नहाने चली जाती थी और नहा करके आती थी, तब तक जो है चूल्हे पर बढ़िया से वो चावल का पानी जो था पकता रहता था। उस चावल के पानी को अदहन कहते थे। तो अदहन कहते थे, अदहन धिकई लाग, अदहन गरमाईगा।
जब अदहन का पानी गर्म हो जाता था, उबलने लगता था, तो चावल जो धुल करके महिलाएं रखती थी, नहाने के बाद में उस चावल को उस पानी में डालती थी। अब चावल का अदहन होता था तो बड़ा टाइम लगता था चावल बनने में। आजकल क्या है, तुरंत नहाने से पहले, महिलाओं ने नहाने के बाद महिलाओं ने तुरंत कुकर उठाया और कुकर में चावल डाल दिया, धो करके पानी डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद पानी एक अंगुर ऊपर कर दिया और बढ़िया से लगा दिया सीटी, गैस पे चढ़ा दिया, गैस हो गया, गैस चूल्हा हो गया है, सब बचत ही बचत है, ठीक है। उसमें रख दिया, आराम से एक सीटी के अंदर चावल बना तैयार हो जाता है, ठीक है। उसमें थोड़ा चावल लग भी जाता तो उसमें थोड़ा सा घी डाल देती है या तेल डाल देती, ताकि जो है वो फरफर रहे, एकदम से बढ़िया मंसूरी का चावल जैसा दिखे। तो इस तरीके से बहुत ही सरल व्यवस्था हो चुकी है अब, ठीक है। आप ऐसा एक चार्ट बना करके परीक्षा में दिखा सकते हैं कि न्यूट्रिशन ये है, ह्यूमन डेवलपमेंट और एफआरएम, ठीक है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस तरीके से ये चीजें आपने समझी कि क्या क्या ये सब चीजें हैं। तो तीनों क्षेत्र मिलकर के व्यक्ति, परिवार और समाज के समग्र विकास में योगदान करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो, चाहे वो मानव विकास की बात हो, चाहे वो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो, ठीक है। अब वर्तमान में होम साइंस का महत्व क्या है, ये सब चीजें आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, ठीक है, लिखित में, अति लघु उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में, दीर्घ उत्तरीय में, सब कुछ आपको बताते हुए चलता हूं। देखिए वर्तमान में होम साइंस का महत्व यह है दोस्तों, पहला महत्व यह है कि बदलती जीवन शैली, खान पान और पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान में सहायता करता है कौन, होम साइंस। आजकल गृह विज्ञान के द्वारा ही आप देखते हैं तमाम प्रकार के रेसिपी आप बना करके खाते हैं और अपने जीवन को स्वस्थ भी रखते हैं। गृह विज्ञान हमको हर एक चीज के बारे में बताता है। इसके अलावा दूसरा महत्व यह है कि परिवार के सुव्यवस्थित प्रबंधन से आर्थिक बचत हो सकती है और सामाजिक संतुलन बनता है। हम लोग जो गांव वगैरह की महिलाएं हैं उनको बस केवल ऐसे समझते हैं कि बस केवल खाना बनाने के लिए है। अगर आप चाहे तो एक गृहिणी भी एक बढ़िया नौकरी करती है। गृहिणी कोई ऐसे घर पे बैठी नहीं रहती, उसकी भी सैलरी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वह घर पे केवल खाना नहीं बनाती बल्कि वो काम करती है। अगर वह गृहिणी चाहे तो महीने के अगर 20,000 आप कमाते हैं तो 10,000 रुपए में ही अपना गुजारा कर लेगी, अगर उसने फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। और 10,000 वो अपने पति के अकाउंट में, अपने अकाउंट में उसको जमा कर लेगी, 5 खुद रख लेगी, 5 अपने पति को दे देगी। 20,000 पति कमा रहा है, 20,000 पति नहीं, पति को जो पत्नी को दे दिया, मान लेते हैं पति 20,000 कमा रहा तो जो 5 वो रख लेगा, 10,000 में खर्चा चला लिया, 5 किसी जरूरतमंद चीजों के लिए रख लिया, 5 जो है बचत कर ली। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें कर सकते हैं आप, बजट बना करके चलेंगे। तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट ये सब सीखा, तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी होम साइंस की रही है। तो वर्तमान में होम साइंस का बड़ा महत्व है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य की संरक्षक है, ठीक है, परिवार की प्रबंधक है होम साइंस, समाज की उन्नायक और राष्ट्र के निर्माता भी होम साइंस को कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे उद्देश्य इसका, आप समझते हैं होम साइंस का क्या उद्देश्य है गृह विज्ञान का। सबसे पहली बात है व्यक्ति और परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, इसका उद्देश्य है, ताकि व्यक्ति का जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और फैमिली का यानी परिवार का जीवन स्तर ऊंचा हो, परिवार में झगड़ा लड़ाई ना हो। दूसरी बात, उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग सिखाना भी इसका उद्देश्य रहा है। बेहतर नागरिक और जिम्मेदार माता पिता बनाना, क्योंकि जब आप गृह विज्ञान पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को उसके हिसाब से आगे बढ़ाते हैं और बच्चों का सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाते हैं, क्योंकि बच्चा कब क्या व्यवहार करेगा वो सब गृह विज्ञान हमको बता देता है पहले से ही, कि बच्चों में क्या क्या बदलाव आएंगे, किस तरीके से क्या होता है। जब महिला गर्भावस्था में तो उसको कौन सा पोषण की आवश्यकता है, कितना भोजन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए महिला को, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है उसमें बताई जाती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षित और सक्षम समाज का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है, किसका, होम साइंस का। तो ये उद्देश्य लिख लीजिएगा, इधर इधर उसका महत्व लिख लीजिएगा, यानी सब कुछ आपको मैं बताता हुआ चल रहा हूं, तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करें, तो आपके लिए यहाँ पर पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था कर दी गई दोस्तों। पीडीएफ नोट्स मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिल रहा है। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139 पर। ये जो आपके समक्ष जो है ये नोट्स चल रहा था, ऐसे आपके 8 इकाई है, 8 इकाइयों का नोट्स आपको मिल जाएगा इस तरीके से लिखित फॉर्म में। हस्तलिखित नोट्स आपको ऐसे प्राप्त होगा। बस आपको करना क्या, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। गर्ल्स ग्रुप अलग बना है, बॉयज ग्रुप अलग बना है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। प्रथम सेमेस्टर का फीस कितने रुपए है, 100 रुपए फीस रखा गया दोस्तों, ठीक है। अब फीस कैसे जमा करना है, आप जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं।
जैसे फीस जमा करेंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, जो पुराने वीडियो लेक्चर वो भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स के अलावा कंप्यूटराइज पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपके जो होंगे वो एमसीक्यूज टाइप के भी होंगे और लिखित टाइप के, यानी जैसे ये आपकी इकाई संख्या समाप्त होगी जैसे पहली, उसके नीचे 20 एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी हर एक यूनिट के नीचे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी रख दिया है, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। लिखित प्रश्नों की एक प्रकार से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा एमसीक्यूज के 5 से 6 प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिलेंगे इसमें। केवल होम साइंस के नहीं बल्कि आपको सभी सब्जेक्ट के, यानी आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट हो गया आपका, माइनर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है को करिकुलर, यानी 4 से 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र कितने रुपए में, 100 रुपए में हो जाएगी। एक ऑफर आपके लिए लॉन्च किया गया दोस्तों। ऑफर ये है कि अगर आप पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर एक साथ इकट्ठा फीस जमा करते हैं तो देखिए एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपए है, लेकिन जब आप पहले और दूसरे सेमेस्टर का फीस इकट्ठा जमा करेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर की फीस कितनी हो जाएगी, मात्र और मात्र 200 रुपए फीस नहीं बल्कि 150 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, सभी सब्जेक्ट का मात्र 150 रुपए फीस में पूरा 1 साल तक आपको जोड़ा जाएगा ग्रुप में, जहां पर आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। केवल एक सब्जेक्ट नहीं, से आपका होम साइंस के साथ हिंदी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो उन सभी का भी मिलेगा। और जो को करिकुलर में होगा, प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य हो, चाहे फूड न्यूट्रिशन हाइजाइन हो, वो सब भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत एसएमएस कीजिए 9984 039 139। आपको सीरीज या किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। जैसे आप खुद ही सोचो, एक फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4 से 5, तो आपको एक सब्जेक्ट की सीरीज 60 रुपए की आती है, 4 सब्जेक्ट की सीरीज आपकी हो जाएगी 240 रुपए की। ठीक है, 6 जगह 240 रुपए आपके खर्च होते हैं एक सेमेस्टर में, केवल 100 रुपए में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और सीरीज में क्वेश्चन आए कि ना आए वो अलग बात होती है, लेकिन आप हमारे यहाँ पर जुड़ेंगे तो सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का देखेंगे तो कम से कम आपका 240 कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, तो 480 यानी कम से कम 500 रुपए आपके खर्च होते हैं, और केवल 150 रुपए फीस में आपको फर्स्ट सेमेस्टर पूरा 6 महीने और पूरा फिर सेकंड सेमेस्टर आपको वो भी मिल जाएगा। यानी कि पूरे आपको जब तक पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर तक नहीं हो जाएगा तब तक आपको 150 रुपए में पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में तुरंत आपको सेकंड में जोड़ दिया जाएगा। तो आप अभी ऑफर का लाभ उठाइए, देर मत कीजिए। मात्र और मात्र 150 रुपए में दोनों सेमेस्टर का आपको मिलेगा। ऐसे नोट्स आपको रहेंगे, हैंड रिटन नोट्स। ये देखिए, आप नोट्स देखिए, ऐसे आराम से नोट्स आप देखेंगे, बहुत ही बारीकी के साथ नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है। आप सभी ऐसे ग्राफिक्स नोट्स आप प्राप्त कर पाएंगे, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और मात्र 150 रुपए फीस में 2 सेमेस्टर 1 साल तक आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे। ये आपके लिए बड़ा जो है बेटर काम रहेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं पारंपरिक गृह विज्ञान के बारे में। ठीक है, ट्रेडिशनल होम साइंस। देखिए, पारंपरिक गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो प्राचीन काल से ही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है। स्वास्थ्य, पोषण, वस्त्र, आवास, शिशु पालन, परिवार प्रबंधन और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक रहा है। ये ट्रेडिशनल गृह विज्ञान है जो कि क्या करता है, प्राचीन काल से ही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्वास्थ्य, पोषण, वस्त्र, आवास, शिशु पालन, ठीक है, परिवार प्रबंधन और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है, सहायता करता है। यह अनुभव, परंपरा और संस्कृति पर आधारित व्यवहारिक ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है, गृह विज्ञान। ठीक है, प्राचीन काल से प्रचलित अनुभव और परंपरा पर आधारित है, परिवार केंद्रित है, व्यवहारिक ज्ञान और जीवन को सरल और संतुलित बनाना इसका उद्देश्य रहा है। पारंपरिक गृह विज्ञान की विशेषता यह है दोस्तों, पहली विशेषता लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, पारंपरिक गृह विज्ञान की विशेषताएं। पहली विशेषता यह है कि यह परिवार और समाज की आवश्यकताओं पर आधारित है। दूसरी बात, इसमें स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। तीसरी बात है, यह संस्कृति यानी कल्चर, परंपरा यानी ट्रेडिशन और रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण और सुख सुविधा को बनाए रखना होता है। किसका, प्राचीन गृह विज्ञान का। यह जीवन को संतुलित बनाता है, व्यवस्थित यानी सिस्टम से करता है और खुशहाल बनाता है। यही उद्देश्य रहा इसका, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसी चीज को थोड़ा चार्ट के माध्यम से समझे। गृह विज्ञान में स्वास्थ्य और पोषण को भी ध्यान रखता है, ठीक है, संतुलित संस्कृति और परंपरा को भी ध्यान में रखता है, परिवार प्रबंधन करता है, सामाजिक मूल्य और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना भी सिखाता है। तो ट्रेडिशनल गृह विज्ञान जो होता है उन सभी की विशेषताओं को आप ऐसे इस तरीके से बता सकते हैं, इस तरीके से लिख करके भी आप समझा सकते हैं। इससे क्या होगा, एग्जाम में जब आप लिख देते हैं इस तरीके से आपको नंबर अच्छा मिलता है। पारंपरिक गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र की अगर बात की दोस्तों, तो वही सारा क्षेत्र जो गृह विज्ञान का वही पारंपरिक गृह विज्ञान का है। आहार और पोषण, वस्त्र और परिधान, गृह प्रबंधन, शिशु विकास और देखभाल, परिवार संसाधन प्रबंधन,
स्वास्थ्य और स्वच्छता, सामाजिक और सामुदायिक जीवन। जो आपका उसमें वही चीज इसमें भी आता है, बस थोड़ा सा चीजें और आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे विषय क्षेत्र में आप देखेंगे, हाँ ये आहार और पोषण की बात को दिखा रहा है। वस्त्र और टेटिक्स यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। गृह प्रबंधन आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ शिशु विकास और देखभाल यहाँ पर, स्वास्थ्य और स्वच्छता यहाँ पर, परिवार संसाधन प्रबंध यहाँ पर, ठीक है। सामाजिक और सामुदायिक जीवन, इन सभी को कहीं ना कहीं पे इसमें दिखाया जाता है और इसके क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। ये ट्रेडिशनल गृह विज्ञान है, आपसे पूछेगा आप आराम से बता सकते हैं। भारतीय परिवार व्यवस्था में क्या भूमिका है इसकी, इसको समझते हैं। हेड में डालेंगे भारतीय परिवार व्यवस्था में भूमिका, नोट्स इसका मिल जाएगा, आप आराम से इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा। परिवार की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परिवार की जो मूल आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बच्चों के समग्र विकास में सहायता करता है। सामाजिक मूल्यों, संस्कारों और परंपराओं का संरक्षण करता है। सीमित संसाधनों में अधिकतम उपयोग कर जीवन को सुखी बनाना इसका काम होता है। नोट लिख लीजिएगा कि पारंपरिक गृह विज्ञान आज भी हमारे दैनिक जीवन, संस्कृति और परिवार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान युग में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, यह प्रश्न हमेशा पूछा गया है, प्रश्न परीक्षा में लगातार आया हुआ है कि आखिरकार वर्तमान जीवन में इसकी क्या प्रासंगिकता है। हेडिंग डालेंगे वर्तमान युग में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता, लिखेंगे गृह विज्ञान केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका आजकल निभा रहा है। ठीक है, बदलते समय में गृह विज्ञान की आवश्यकता क्यों बढ़ी, इसके पीछे की कई लॉजिक है, कई कारण है, आइए समझते हैं। पहला, बदलती जीवन शैली और खान पान की आदतें, ये भी कहीं ना कहीं पे इसकी वजह से बढ़ी है गृह विज्ञान की उपयोगिता। परमाणु परिवारों की वृद्धि, यानी केंद्रीय परिवार की वृद्धि और पारिवारिक समस्याएं बढ़ी। पहले परिवार संयुक्त होते थे, अब परिवार क्या हो गए, परिवार छोटे छोटे परिवार में बदल गए, बट गए। केंद्रीय परिवार, उसी को परमाणु फैमिली या परमाणु परिवार भी कहते हैं, ठीक है, यानी केंद्रीय परिवार, उसकी वृद्धि हुई है, छोटे छोटे परिवार बहुत सारे बढ़े हैं। तीसरी बात, आर्थिक दबाव और सीमित संसाधनों का सदुपयोग करने की दृष्टि से भी इसका उपयोग बढ़ा है। बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं भी कहीं ना कहीं पे इसकी प्रासंगिकता को सिद्ध करती हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का प्रभाव भी आपको दिखाई पड़ता है इस पर, और महिलाओं की शिक्षा और कार्यक्षेत्र में भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इससे भी कहीं ना कहीं पे महिलाओं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है, आवश्यकता भी इसकी लगातार बढ़ ही रही है। ठीक है, स्वस्थ परिवार का निर्माण करना इसका परिणाम है। समग्र समय, धन और श्रम की बचत हुई है। संतुलित और पौष्टिक आहार आया है। सुखी और मजबूत समाज बना है। राष्ट्रीय विकास में योगदान मिला है गृह विज्ञान के आने से। ठीक है, ये तमाम सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब गृह विज्ञान के वर्तमान युग में प्रमुख प्रासंगिकताओं में अगर देखेंगे तो बहुत सारी प्रासंगिकताएं हैं, जैसे कि सबसे पहली बात है पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रासंगिकता आई है। संतुलित आहार, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्यकर जीवन शैली को अपनाने की दिशा में गृह विज्ञान बहुत उपयोगी है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की रोकथाम में सहायता करता है गृह विज्ञान। चूंकि गृह विज्ञान में हमको ये सारी चीजें जो है सिखाई जाती, बताई जाती है कि किस तरीके से अगर उच्च रक्तचाप होता तो कौन सा भोजन करना है, कौन सा भोजन नहीं करना है। एक महिला को इन सभी बातों का पहले से पता होता है, गृह विज्ञान जो पढ़ी लिखी है उसमें। तो इसलिए वो मोटापा कम करने के लिए ऐसे भोजन बनाइए जिससे मोटापा कम हो। मधुमेह यानी कि शुगर और हाई ब्लड प्रेशर, इन सभी को कम करने के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था महिलाएं कर सकती है अगर इसको पढ़ती हैं। सही भोजन बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए एक महिला जो होती है अगर गृह विज्ञान पढ़ी है तो वह ऐसा करने में सफल होती है। इसीलिए आज पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में गृह विज्ञान काफी प्रासंगिक रहा है, काफी ज्यादा जो है प्रासंगिकता उसकी रही है। दूसरी बात, परिवार प्रबंधन में समय, धन, श्रम और संसाधनों का उचित प्रबंधन कर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाता है। परिवार प्रबंधन होने के बाद क्या होता है, समय और धन का सही सदुपयोग हो पाता है, जिससे परिवार में किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या वैमनस्यता नहीं फैलती है और परिवार सही तरीके से चलता है। क्लियर। इसके साथ साथ बाल विकास में भी प्रासंगिकता आज है। बाल विकास में जैसे बच्चा जो होता है, शिशु की देखभाल कैसे करनी है, पोषण, टीकाकरण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा आदि के माध्यम से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा भावात्मक विकास सुनिश्चित भी करता है गृह विज्ञान। इससे बच्चा स्वस्थ रहता है, और जब स्वस्थ बच्चा रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ दिमाग, मतलब स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ऐसे बच्चा जब स्वस्थ रहेगा तो उसका भविष्य भी सशक्त होगा। ठीक है, तो ये भी प्रासंगिकता रही है इसकी।
इसके साथ साथ दोस्तों चौथी प्रासंगिकता ये रही है, प्रासंगिकता मतलब कि आज वर्तमान में गृह विज्ञान जरूरी क्यों है पढ़ना, या क्यों जरूरत पड़ रही पढ़ने के लिए, तो वही प्रासंगिकता है। वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में परिधान का चयन करने, कपड़ा कौन सा, किस मौसम में कौन सा कपड़ा पहनना, ये भी गृह विज्ञान बताता है। देखभाल कैसे करनी, वस्तु को कैसे रखना है, ठीक है, क्रीज कैसे बनानी, प्रेस इस्त्री कैसे करनी है, सिलाई कैसे करनी है, डिजाइन कैसे बनानी है, फैशन के माध्यम से व्यक्तित्व विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायता मिली है, कौन सा कपड़ा कब पहनना है, किस टाइप से पहनना, किस कलर की मैचिंग कौन सी होगी, सब हमको गृह विज्ञान बताता है। ठीक है, तो सौंदर्य, स्वच्छता और आत्मविश्वास जिससे बढ़ जाता है हमारा अच्छे कपड़े पहनने से। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर स्वच्छ कपड़ा, साफ कपड़ा पहने हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। पांचवी बात है गृह सज्जा और आवास प्रबंधन में। देखिए, घर की सज्जा, रंगों का चयन करना हुआ, घर को कैसे सजाना है, फर्नीचर यानी कुर्सी मेज कैसे कहां पर कैसे रखनी है, कौन सा सोफा किस जगह पर रखा जाएगा तो अच्छा लगेगा, सब कुछ गृह विज्ञान हमको बताता है। वेंटिलेशन, प्रकाश यानी कि किस तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था घर में करी जाए, सब कुछ गृह विज्ञान हमको सिखाता है। आवास को सुंदर, आरामदायक और स्वस्थकर बनाता है कौन, जब हम गृह विज्ञान पढ़ते तो। देखिए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से खिड़की पे पर्दा कैसे लगा हुआ है, ये खिड़की कैसे लगी हुई है, यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है, यहाँ पर सोफा रखा हुआ है, यानी कोई भी चीज जो घर में है हमारे वो व्यवस्थित कैसे रखनी है, ये सब चीजें। यानी सुंदर घर अगर रहेगा तो सुखी परिवार रहेगा, घर में रहने का मन करेगा। अन्यथा अगर इधर उधर की वस्तुएं इसे पड़ी हुई हैं तो फिर उससे दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई चीज करें तो गृह विज्ञान के हिसाब से करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। छठा आपका सामुदायिक विकास में भी गृह विज्ञान सामुदायिक कार्यक्रमों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायता करती है। जिस महिला सशक्तिकरण की बात हो तो गृह विज्ञान उसमें भी उपयोगी रहा है। गृह विज्ञान हमको यह बताता है कि किस तरीके से महिलाओं को, जिन महिलाओं को हम कुछ नहीं समझते हैं कि इनकी उपयोगिता ही नहीं है, उन महिलाओं को एक अच्छा तरीके से सशक्त बनाता है और उनको उनका उचित जो है अधिकार दिलाता है। तो गृह विज्ञान से जुड़े कुछ आधुनिक क्षेत्र और करियर के विकल्प की अगर बात की जाए, क्योंकि ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है, गृह विज्ञान अगर कोई पढ़ता है तो उससे क्या क्या लाभ उसको मिल सकता है। सबसे पहली बात दोस्तों, पहली बात तो डायटिशियन आप बन सकती हैं। अगर आप अच्छे तरीके से आपने गृह विज्ञान पढ़ा तो क्या कोई खाए क्या ना खाए, या किसे कितना खाना चाहिए किस व्यक्ति को, ये सब चीजें आप बता सकती हैं। डायटिशियन बन सकती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकती है, कौन से खाने से क्या होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट आप बन सकती हो, ठीक है, फैशन डिजाइनर बन सकती हो, इंटीरियर डेकोरेटर आप बन सकते हो, घर को कैसे सजाना है आंतरिक मामले में, गृह सज्जा कैसे करनी, सब कुछ आप तैयार कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, एक्सटेंशन एजुकेटर बन सकते हो, प्रसार शिक्षा को लेकर के काउंसलर बन सकते हो, गृह प्रबंधक बन सकते हो, रिसर्चर और अध्यापक बन सकते हो अगर आपने गृह विज्ञान पढ़ा हुआ है तो। गृह विज्ञान में ये तमाम प्रकार के करियर विकल्प आपके हैं। अगर आप गृह विज्ञान पढ़ती हैं अच्छे तरीके से तो आप इन क्षेत्रों में अपना जो है नौकरी या जॉब पा सकती हैं। ठीक है, डायटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एक्सटेंशन एजुकेटर, काउंसलर, गृह प्रबंधक, रिसर्च और अध्यापक, आप कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। याद रखिए गृह विज्ञान भी, मतलब गृह विज्ञान विज्ञान भी है और कला भी है, जीवन को सरल, सुरक्षित और समृद्ध बनाने का कार्य करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में गृह विज्ञान की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास से लेकर के पारिवारिक सुख शांति, सामाजिक उन्नति और राष्ट्रीय प्रगति तक हर स्तर पर योगदान देता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अब गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र और उसका महत्व को समझते हैं। हालांकि गृह विज्ञान के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका, एक चैप्टर लगभग में आपका हो चुका होगा, लेकिन फिर से हम समझते हैं गृह विज्ञान का क्षेत्र और उसका महत्व। देखिए, गृह विज्ञान एक व्यापक विषय है जिसमें जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यह केवल घर तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपको बता भी दिया, इससे पहले इसका विषय क्षेत्र को विस्तार से बताया हुआ है। तो गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र, सबसे पहली बात है पोषण और आहार विज्ञान। ठीक है, पोषक तत्वों का अध्ययन, संतुलित आहार का अध्ययन, भोजन योजना, पोषण संबंधी समस्याएं, उनका समाधान कैसे करना, सब कुछ अध्ययन करते हैं। मैंने ऊपर आपको समझा भी रखा है, लेकिन फिर से विस्तार समझें। मानव विकास, गर्भाधान से लेकर के शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था,
वृद्धावस्था तक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा वस्त्र और परिधान का परिचय, मतलब ये भी सब पढ़ते हैं। कपड़ों का चयन, सिलाई, डिजाइनिंग, सजावट, वस्त्रों की देखभाल और फैशन का ज्ञान, ये सब भी गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। परिवार संसाधन प्रबंध, परिवार की आय व्यय की योजना कैसे बनानी है, बजट बनाना हो गया, समय का प्रबंधन करना हो गया, घर की साफ सफाई करनी हो गई, गृह सज्जा यानी घर को सजाने के लिए फूल वगैरह की व्यवस्था करना, सुरक्षा, सुविधाओं के प्रबंधन, सब कुछ आप इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाल विकास एवं देखभाल, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, आदतों और व्यक्तित्व विकास का अध्ययन भी गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, घर की स्वच्छता, रोगों से बचाव, प्राथमिक उपचार और जीवन शैली स्वस्थ, ये सब भी हमको सिखाता है गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र। सामुदायिक विकास, समुदाय का विकास, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, सामाजिक समस्याओं का समाधान और जन जागरूकता फैलाना। ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन, ये सब भी इसका काम होता है। इसी चीज को एक चार्ट के माध्यम से अगर आप समझ लीजिएगा, ये चार्ट है, आप इस चार्ट के माध्यम से आप इन चीजों को समझेंगे। गृह विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या, गृह विज्ञान के मुख्य क्षेत्रों में मानव विकास आपका आ जाएगा, पोषण और आहार विज्ञान आ जाएगा, सामुदायिक विज्ञान आ जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता आ जाएगा, बाल विकास और देखभाल आ जाएगा, और परिवार संसाधन प्रबंधन, वस्त्र और प्रधान, सब कुछ इसमें आ जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से एक चार्ट के माध्यम से भी आप इन चीजों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है। गृह विज्ञान का महत्व भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है। तो यह व्यक्ति को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाता है, परिवार के सुख शांति और प्रगति में सहायक होता है, बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देता है, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान करता है, रोजगार करने का अवसर प्रदान करता है, जीवन को संगठित, संतुलित और खुशहाल बनाता है। ये सब चीजें गृह विज्ञान के अंतर्गत होती हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ विद्वानों ने इसमें बड़ा योगदान दिया हुआ है, किसमें, गृह विज्ञान के विषय, मतलब गृह विज्ञान को आगे बढ़ाने में कुछ विद्वानों का बड़ा योगदान रहा है। उन विद्वानों के नाम को हम विस्तार से, उन विद्वानों के बारे में चर्चा करेंगे कि वह विद्वान आखिरकार कौन कौन है जिन्होंने एक प्रकार से गृह विज्ञान में काफी योगदान दिया हुआ है। आगे देखिए, अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि आखिरकार किस तरीके से एम.एस. स्वामीनाथन ने गृह विज्ञान के विकास में योगदान दिया। तो गृह विज्ञान के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख विचारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 2-3 में बेसिकली आता है। लेकिन हम इकाई संख्या 1 को पूरा निपटा के ही जाएंगे। आज की वीडियो के माध्यम से पूरा इकाई संख्या 1, आज की वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे, पूरा इकाई संख्या 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को बस आप अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। प्लीज वेट अ मोमेंट, एंड आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सब कुछ आपको। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन सबसे पहला नाम आता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का। ये बेसिकली भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन साहब को जनक कहा जाता है, किसका, हरित क्रांति का। हरित क्रांति क्या है, 1967-68 में हरित क्रांति आई थी। ठीक है। 66 से शुरू हो गई थी बेसिकली, लेकिन ये आई, इसमें क्या हुआ कि धान और गेहूं की उपज जो है ज्यादा बढ़ गई थी। धान और गेहूं, धान के लिए लाई गई थी, लेकिन गेहूं की उपज इसमें खूब बढ़ गई। बेसिकली पंजाब में इसका खूब प्रभाव रहा। पंजाब के इलाके में 1 बीघे में जहां पहले 1 क्विंटल 2 क्विंटल गेहूं होता था, वहां 4 से 5 क्विंटल गेहूं उत्पादित होने लगा था। आज भी देखें उत्तर प्रदेश में बेसिकली 4 क्विंटल गेहूं बहुत बड़ी बात हो गई है। 1 बीघे में 3 क्विंटल गेहूं ही होता है। पहले 1 बीघे में 1 ही क्विंटल निकल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन क्या है दोस्तों कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से, हरित क्रांति के आने से भारत में कहीं ना कहीं पे कृषि में काफी सुधार हुआ, और इन्होंने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कहीं ना कहीं पे गृह विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक्स रहे हैं। प्रारंभिक जीवन जो इनका बीता, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, एम.एस. स्वामीनाथन का। शिक्षा की अगर बात की इनके, तो मद्रास कृषि महाविद्यालय से बीएससी ऑनर्स किए थे एग्रीकल्चर से ये। ठीक है। आगे की शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड गए ये, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आगे की पढ़ाई कंप्लीट करी। इन्होंने आनुवंशिकी विषय में विशेष अध्ययन किया था, यानी जेनेटिक्स में काफी अध्ययन किया एम.एस. स्वामीनाथन साहब ने। ठीक है। प्रमुख योगदान जो इनका रहा है गृह विज्ञान में, पहला तो हरित क्रांति। उन्होंने उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी HYV बीजों, उर्वरकों, सिंचाई और कीट नियंत्रण की आधुनिक तकनीकों को
भारत में लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इससे गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत बढ़ा और भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका था। ठीक है, तो ये एक प्रकार से काफी योगदान रहा। उच्च उपज देने वाली किस्में आई इससे, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हुआ हरित क्रांति से, सिंचाई की व्यवस्था जो थी वो बेहतर हुई, कीट और रोग का नियंत्रण किया गया उस पर, वैज्ञानिक खेती की तकनीकें जो है वो भी आगे बढ़ी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें खाद्य सुरक्षा की दोस्तों, तो खाद्य सुरक्षा ने फूड सिक्योरिटी, उन्होंने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए। उन्होंने कहा कि भूखा पेट लोकतंत्र को भी कमजोर कर देता है। किसने कहा था? एमएस स्वामीनाथन साहब ने कहा था। इसीलिए खाद्य सुरक्षा को लेकर के भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा कृषि अनुसंधान और विकास पर काम किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको आप कह सकते हैं IARI, और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर के कृषि अनुसंधान को मजबूत किया। किसने? एमएस स्वामीनाथन ने। चौथा योगदान इनका यह रहा कि किसानों के कल्याण के लिए प्रयास किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान और टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर उन्होंने लगातार काम किया ताकि जो है विकास हो और कृषि भी लंबे विकास की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, और पांचवी बात है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका निभाई। उन्होंने FAO, WHO, UNDP जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भूमिका निभाई, उसके साथ काम किया और भारत की कृषि प्रगति को विश्व स्तर पर पहचान दिलवाई। इनका नाम था एमएस स्वामीनाथन। पुरस्कार और सम्मान भी इनको खूब सारा मिला इन सभी कार्यों के लिए। 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। पद्म भूषण मिला 1972 में। सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था 1987 में इनको। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1971 में। कई मानद उपाधियां और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी जो है एमएस स्वामीनाथन साहब को मिल चुके हैं। तो इन्होंने काफी योगदान दिया, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो खाद्यान्न के मामले में लेकर के हो, जो कि गृह विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक्स है। उनका प्रेरणादायक विचार था कि कृषि केवल अनाज उगाने का नाम नहीं है, यह मानवता की सेवा है। जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम होता है कृषि। अगर कृषि व्यवस्था बेहतर है तो मनुष्य आगे बढ़ेगा। एमएस स्वामीनाथन के आधार पर हम कह सकते हैं, इनका एक कोटेशन, इन्होंने अपने ज्ञान, अनुसंधान और दूरदर्शिता से भारत को खाद्यान्न संकट से उबारने में अहम भूमिका निभाई। उनका कार्य न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। वे सच्चे अर्थों में किसानों और मानवता के मसीहा कहे जा सकते हैं। ऐसा आप अगर लिख देंगे तो आपका जो है योगदान कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से एमएस स्वामीनाथन का योगदान रहा, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। आप समझते दूसरे विद्वान का योगदान दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर सीबी गोपालन। डॉक्टर सीबी गोपालन की अगर बात करें, इन्होंने जो है योगदान दिया है गृह विज्ञान के क्षेत्र में, इनको समझते हैं। देखिए, डॉक्टर सीबी गोपालन भारत के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत में पोषण विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया कहा जाता है। उन्होंने भारत में पोषण संबंधी अनुसंधान, शिक्षा और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया था। किसने? डॉक्टर सीबी गोपालन ने। इनका जो प्रारंभिक जीवन बीता दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 10 अगस्त 1902 में बेंगलोर यानी कर्नाटक में। शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में अध्ययन किया काफी डीपली। उच्च शिक्षा के बाद पोषण विज्ञान में विशेष रुचि इन्होंने ली और उन्होंने अपना पूरा जीवन पोषण के क्षेत्र में समर्पित कर दिया। इसीलिए गृह विज्ञान में योगदान के लिए इनको जो है जाना जाता है और इनका नाम जो है बड़े आदर के साथ दिया जाता है। ठीक है, प्रमुख योगदान की अगर बात की तो इनका योगदान पोषण अनुसंधान को लेकर के काफी रहा। उन्होंने विभिन्न खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता का अध्ययन किया और प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन आदि पर महत्वपूर्ण शोध किया। किन पर दोस्तों? प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, इन सभी पर काफी रिसर्च इनकी रही है डॉक्टर सीबी गोपालन की। दूसरा योगदान रहा राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना की। उनके प्रयासों से हैदराबाद में वर्ष 1946 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जिसको NIN कहते हैं, ठीक है, नेशनल मतलब कि इसमें राष्ट्रीय नेशनल न्यूट्रिशन एजेंसी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई। NIN कहा जाता है उसको। इसकी स्थापना हुई, वे इसके संस्थापक निदेशक भी रहे। कौन? डॉक्टर सीबी गोपालन। इसके अलावा भारतीय आहार मानक, इंडियन डाइटरी स्टैंडर्ड, IDS, उन्होंने भारतीय लोगों के लिए आहार मानक यानी कि डाइटरी अलाउंसेस निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि भारतीय लोगों के लिए दोपहर मतलब कि सुबह के नाश्ते में क्या होना चाहिए, दोपहर के भोजन में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए और साथ ही साथ में शाम के टाइम में डिनर में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। तो भारत में कौन से कामकाजी लोग हैं, कौन से बिना काम करने वाले हैं, तो उन सभी के लिए कैसे कैसे भोजन की व्यवस्था होगी,
उसका क्या मानक होगा, सब कुछ इन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थापना 1946 में हुई इसकी, हैदराबाद में स्थापना हुई। उद्देश्य इसका है पोषण संबंधी अनुसंधान, शिक्षा और जनसेवा करना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इसका फुल फॉर्म है। हैदराबाद में इसकी स्थापना करी थी इसने, डॉक्टर सीबी गोपालन ने। ये सारा योगदान इन्होंने दिया गृह विज्ञान में। प्रोटीन गुणवत्ता का अध्ययन भी किया, यानी उनके प्रसिद्ध शोध में प्रोटीन एंड इंडियन फूड विश्व भर में माना गया, जिसमें भारतीय दालों और अनाजों के प्रोटीन की गुणवत्ता का अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया और विश्व के समक्ष उन्होंने रखा। और इसके अलावा जन स्वास्थ्य और कुपोषण उन्मूलन के लिए भी इन्होंने कई सारे कार्यक्रम भी चलाए। उन्होंने कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए सस्ता, पौष्टिक और संतुलित आहार उपलब्ध कराने पर जोर दिया, ताकि गरीब व्यक्ति भी कुपोषण से बच सके। क्योंकि अमीर व्यक्ति तो खरीद करके खा लेगा, लेकिन ऐसे पौष्टिक तत्व की खोज करी जाए जो कि गरीब व्यक्ति भी कम पैसे में खरीद करके उसका उपयोग कर सके। ठीक है, तो इसका काम भी डॉक्टर सीबी गोपालन साहब ने किया। गृह विज्ञान में उनका काफी योगदान रहा। इसके अलावा छठा योगदान रहा इनका शिक्षा और प्रशिक्षण को लेकर के। पोषण विज्ञान की शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया तथा अनेक विद्यार्थियों को प्रेरित किया गृह विज्ञान को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे पोषण विज्ञान को लेकर के जाने जाते हैं डॉक्टर सीबी गोपालन। इनके जैसा कोई नहीं था उस समय। भारतीय खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता के बारे में बताया। दूध और दुग्ध उत्पादों की पोषकता पर शोध किया। बाल पोषण और मातृ पोषण पर अध्ययन किया। कैल्शियम और विटामिन संबंधी शोध पर भी इन्होंने शोध किया, उस पर भी काम किया। तो काफी रिसर्च रही इनका पोषण विज्ञान को लेकर के। पोषण विज्ञान आज गृह विज्ञान में जो कुछ आप पढ़ते हैं सब इन्हीं की बदौलत आज आप देख पा रहे हैं। सम्मान इनको पुरस्कार क्या क्या मिला? पद्म भूषण मिला था 1968 में। डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार भी इनको मिला। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप भी मिली। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा इनको सम्मान भी दिया गया। उनका विचार था कि अच्छा पोषण ही अच्छे स्वास्थ्य और उत्पादक समाज की नींव रखता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सीबी गोपालन ने भारत में पोषण विज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उनके अनुसंधान, शिक्षा और संस्थागत प्रयासों ने कुपोषण से लड़ने और स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और कहीं न कहीं पे आगे विद्यार्थियों ने इनके शोध पर काफी सारा काम किया, काफी सारा रिसर्च किया। डॉक्टर अगले विद्वान है दोस्तों जिन्होंने काफी योगदान दिया है गृह विज्ञान के विकास में। उनका नाम है डॉक्टर एस.के. डे। डॉक्टर एस.के. डे की अगर बात की जाए तो भारत के प्रख्यात समाज कल्याणविद थे, शिक्षाविद भी थे और विस्तार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन पर काफी काम किया। गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र में हमने अभी ऊपर बताया एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में, जिसके बारे में जाने जाते हैं डॉक्टर एस.के. डे ने एक्सटेंशन एजुकेशन पर काफी काम किया। उन्होंने सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट और गृह विज्ञान यानी होम साइंस शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 5 जुलाई 1904 ईस्वी में। पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। शिक्षा इनकी रही लाहौर और अमेरिका के विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त करी। व्यवसाय था समाज कल्याण करना, वयस्क शिक्षा और गृह विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करना। प्रसार शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसे शिक्षा जो कि स्कूल कॉलेज जो व्यक्ति नहीं जा सके वो भी घर बैठे कुछ ना कुछ जानकारी जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे उनके अधिकार हैं, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, ये सब चीजें जानने, यानी जो मूलभूत जानकारी है गृह विज्ञान के बारे में और जीवन जीने के लिए जो उनके जीवन में समस्याएं आती है उन समस्याओं का समाधान उनको कैसे करना है उसके बारे में शिक्षित करना इनका उद्देश्य रहा। वे महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के विकास के सच्चे समर्थक रहे हैं। कौन? डॉक्टर एस.के. डे। प्रमुख योगदान जो इनका रहा वो किसमें रहा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में काफी योगदान दिया। उन्होंने भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि गांव के सर्वांगीण विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि गांव में लोग तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन समस्याओं का समाधान चूंकि हर व्यक्ति को बता पाना मुश्किल है, इसीलिए ऐसा कार्यक्रम चलाया इन्होंने जिससे हर व्यक्ति जो समस्या से ग्रसित है वह व्यक्ति अपनी समस्या को समझे और उस समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ ले। ठीक है, ऐसा विस्तार चला, ऐसा शिक्षा का विस्तार किया इन्होंने, वही है विस्तार शिक्षा। एक्सटेंशन एजुकेशन में भी काफी काम किया उन्होंने। विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने पर बल दिया ताकि लोग अपने जीवन में सुधार कर सके, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से लड़ सके। इसके अलावा गृह विज्ञान शिक्षा प्रसार
उन्होंने गृह विज्ञान शिक्षा को केवल महिलाओं तक सीमित न रखते हुए परिवार और समाज के विकास का आधार बताया है। इसके अलावा सामाजिक कल्याण के लिए क्षेत्र में योगदान, बाल कल्याण पर काफी काम किया, महिला कल्याण, स्वास्थ्य, पोषण और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहा। इसके साथ साथ संस्थाओं की स्थापना और सहयोग, उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मिलकर के काम किया और ग्रामीण विकास और सामाजिक सुधार के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जिससे ग्रामीणों का सुधार हो सके। ज्ञान विस्तार शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक्सटेंशन एजुकेशन का ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, व्यवहार और जीवन में सुधार लाना, समुदाय की समस्याओं का समाधान करना और आत्मनिर्भर और जागरूक समाज को बनाना। डॉक्टर एस के डे के विचार की अगर बात करें तो वो कहते हैं शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य लोगों को सक्षम बनाना है ताकि वे अपने जीवन और समुदाय को बेहतर खुद ही बना सके, किसी के भरोसे पर ना बैठे, उनको इतना टैलेंटेड बना दे ताकि वो किसी भी समस्या का, किसी भी चीज का निराकरण खुद ही कर पाए। ठीक है, ये इनका विचार था एस के डे का। इनको सम्मान और पुरस्कार जो मिला दोस्तों वो ये मिला, भारत रत्न द्वारा, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में मिला सामुदायिक विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके कई कार्यों की सराहना की गई। तो उनके कार्यों के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात की तो उन्होंने सामुदायिक विकास पर काम किया, विस्तार शिक्षा पर काम किया, एक्सटेंशन एजुकेशन पर, गृह विज्ञान शिक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुधार और महिला और बाल कल्याण पर इन्होंने काफी काम किया। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। संक्षेप में कह सकते हैं कि डॉक्टर एस के डे ने अपने जीवन को समाज सेवा और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित किया। उन्होंने शिक्षा, गृह विज्ञान और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि जब तक अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। अंतिम व्यक्ति कौन है? यानी गांव का व्यक्ति। तो गांव के व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, जिससे आगे सारी चीजें होंगी। डॉक्टर एस के डे को भारत में सामुदायिक विकास और विस्तार शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगले विद्वान है भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी। लिख लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि भी थे, दार्शनिक, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे। उन्होंने मानव जीवन के समग्र विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा, कला, संस्कृति और ग्राम पुनर्निर्माण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया था। यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी। प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। पिताजी का नाम था महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पर ही घर पर ही प्राप्त करी इन्होंने। बचपन से ही साहित्य, संगीत और प्रकृति के प्रेमी रहे हैं। वर्ष 1913 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बात ध्यान रखेंगे, गीतांजलि नाम की रचना पर। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के मन, शरीर और आत्मा का समग्र विकास करना है, इनका विचार था। प्रमुख योगदान की अगर बात की दोस्तों तो उन्होंने गृह विज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। पहली बात तो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, उन्होंने शिक्षा को स्वतंत्र, रचनात्मक और आनंदमय बनाने पर बल दिया। उन्होंने शांति निकेतन में एक खुले वातावरण वाली पाठशाला की स्थापना करी, जहां पर बाग बगीचे हो, खेल लड़िए। देखिए इनका स्कूल का थोड़ा सा रोड मैप देखिए इस तरीके से, ताकि बच्चे उसमें खुशी खुशी जाएं और रोचकता पैदा करने वाला स्कूल हो। एक खुले वातावरण वाली पाठशाला की स्थापना करी, जहां प्रकृति के बीच शिक्षा दी जाती है, जहां मतलब की पेड़ पालो हो, प्रकृति हो, सब कुछ हो। शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने वर्ष 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना करी, जो आगे चल करके विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ, मशहूर हुआ। फिर उसके बाद में तीसरा विकास जो इनका योगदान रहा है गृह विज्ञान के क्षेत्र में, वो रहा है समग्र मानव विकास पर विचार दिया। टैगोर का मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं, कि पुस्तक में लिखी है उसको पढ़ लिया ज्ञानी हो गए आप, बल्कि इससे व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और भावात्मक और नैतिक विकास होना चाहिए। ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मतलब यही है जिससे मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और नैतिक विकास हो जाए। चौथी बात है ग्राम पुनर्निर्माण का कार्य। उन्होंने ग्रामीण भारत के विकास के लिए श्री निकेतन की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसानों, कारीगरों और ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने का कार्य किया। पांचवी बात है कला और संस्कृति के विकास में योगदान। वे एक महान कवि, लेखक, चित्रकार और संगीतकार थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और कला को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। किसने? इन्होंने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसके साथ साथ राष्ट्रीयता और मानवता के समर्थक रहे। वे संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी
और मानव मात्र की एकता के पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, उनका यह विचार आज भी प्रेरणादायक है। उनकी प्रमुख रचनाओं में गीतांजलि, गोरा, घर बेरे, चोखर बाली, राष्ट्रीय गीत, जनगणमन, ठीक है, और रचना संग्रह जैसे आपका हो गया नष्ट, नीर, मानसी, ये सब तमाम प्रकार की रचनाएं इनकी रही हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात की तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को जीवन में से जोड़ने, मानवता को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास पर विशेष बल इन्होंने दिया। घर गृहस्थी, परिवार और समाज के समग्र विकास के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है, यह उनका मूल विचार था। तो इस तरीके से काफी काम इन्होंने किया। इनको भी कई सारा पुरस्कार और सम्मान मिला दोस्तों। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए, जो कि पूरे विश्व में जल्दी नहीं मिलता है, एशिया में पहली बार मिला था। 1915 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी इनको दी गई थी, जो बाद में इन्होंने वापस कर दी थी, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस किया था, जो नाइटहुड की उपाधि थी। विश्व भर में उनके काव्य और विचारों को सम्मान और पहचान मिली। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को अच्छा इंसान, संवेदनशील नागरिक और समाज के लिए उपयोगी बनाती है। अब हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे तीनों व्यक्तियों के बारे में। देखिए, भारतीय महान विभूतियों ने गृह विज्ञान में काफी योगदान दिया। किसी ने पोषण में, किसी ने गृह विज्ञान, किसी ने शिक्षा, किसी ने मानव विकास के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। देखिए, सबसे पहली बात है फिर से रिकॉल करते हैं MS स्वामीनाथन के बारे में। कृषि, खाद्य सुरक्षा और कृषि अनुसंधान पर काम किया। इसमें प्रमुख योगदान में हरित क्रांति, उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास, भारत में खाद्य उत्पादन बढ़ावा दिया, किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधारने का योगदान दिया। विशेष उपलब्धियां जो मिली, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं स्वामीनाथन। पद्म विभूषण मिला 1972 में और विश्व खाद्य पुरस्कार मिला 1987 में। डॉक्टर CV गोपालन पोषण विज्ञान, जन स्वास्थ्य और आहार मानक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पोषण अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा दिया। गृह विज्ञान में राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना करी, भारतीय आहार मानक निर्धारित किया और प्रोटीन गुणवत्ता और पोषण पर शोध किया। भारत में पोषण के जनक कहे जाते हैं पोषण विज्ञान के। पद्म विभूषण मिला 1968 में, NIN की स्थापना की 1946 में। ये इनके लिए कुछ उपयोगी चीजें। फिर इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर SK डे। डॉक्टर SK डे की अगर बात करें, सामुदायिक विकास, विस्तार शिक्षा, गृह विज्ञान शिक्षा पर काफी काम किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, विस्तार शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों के सर्वांगीण विकास पर इन्होंने बल दिया। इसके अलावा समुदाय और परिवार कल्याण के प्रबल समर्थक थे ये। भारतीय गृह विज्ञान शिक्षा के प्रचार में काफी भूमिका निभाई। रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात की जाए तो शिक्षा, कला, संस्कृति, ग्रामीण पुनर्निर्माण और मानव विकास पर इनका क्षेत्र रहा काम करने का। समग्र विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में करी, जो आगे चल करके विश्व भारती के नाम से मशहूर हुआ। ग्राम पुनर्निर्माण और ग्रामीण विकास पर जोर दिया। मानवता, शांति, प्रेम और सौंदर्य की शिक्षा भी रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में गीतांजलि पुस्तक पर भी। शिक्षा और संस्कृति के महान दार्शनिक रहे। गुरुदेव की उपाधि से विश्वविख्यात थे। अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि भी इनको दी थी, जो बाद में उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में वापस कर दी थी। महत्वपूर्ण सीख ये दोस्तों कि स्वामीनाथन जी ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी भूमिका निभाई। गोपालन साहब ने पोषण को विज्ञान का दर्जा दिलाने और पोषण मानक तय करने में महत्वपूर्ण काम किया। डॉक्टर SK डे ने ग्रामीण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया। टैगोर जी ने शिक्षा को जीवन से जोड़ करके मानव निर्माण और समाज सुधार का मार्ग दिखाया। इस तरीके से ये तमाम सारी चीजें आपने समझा। चारों विभूतियों के योगदान को आप इस तरीके से सार के रूप में भी समझ सकते हैं। मैंने तमाम प्रकार के चार्ट के रूप में आपको समझाने का कोशिश किया है, इसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से परीक्षा के लिए कुछ, हरित क्रांति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1946 में हुई। शांति निकेतन स्थापना 1901 में हुई, ठीक है। ये सब प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप देख सकते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। पोषण विज्ञान के जनक डॉक्टर CV गोपालन। समुदाय विकास के प्रबल समर्थक डॉक्टर SK डे। साहित्य के लिए नोबेल किसको मिला 1913 में? रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो आपने ये सब चीजें को समझ लिया है। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे, जिसमें हमने 20 प्रश्नों को आपके लिए चुना हुआ है। ये 20 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे ही और लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो तमाम सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं। दोस्तों, सब कुछ आप देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पोषण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पोषण विज्ञान का जनक किसको कहते हैं दोस्तों? डॉक्टर
MS स्वामीनाथन को कहते हैं पोषण विज्ञान का जनक, या CV गोपालन को? तो CV गोपालन को कहा जाएगा। इसका खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन जिन बच्चों ने लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। पहले का क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर CV गोपालन का जन्म कब हुआ था? बताएंगे। डॉक्टर CV गोपालन का जन्म दोस्तों कब हुआ था? दूसरे का बिल्कुल 10 अगस्त 1902 ईस्वी में हुआ था। इसका भी खा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। NIN का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इसको बता दिया जाए। तो ये यूनिट नंबर 1 आपका समाप्त हो गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। इसका PDF कैसे प्राप्त करना अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। भारतीय आहार मानक इंडियन डाइटरी स्टैंडर्ड किसने निर्धारित किया था? दोस्तों इसको निर्धारित किया था किसने? डॉक्टर CV गोपालन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रणेता कौन थे? दोस्तों इसके प्रणेता थे डॉक्टर SK डे। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, डॉक्टर SK डे का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर SK डे का जन्म हुआ था दोस्तों कब? 7 मई 1861 को। शांति निकेतन की स्थापना किसने करी थी? शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने करी थी। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1913 में। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वीं का। ठीक है, अब 11वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न 11 नंबर, गोरा किसकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों? तो गोरा किसकी प्रसिद्ध रचना फटाफट से आप बताएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है दोस्तों? तो कृषि क्रांति में काफी योगदान दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, हरित क्रांति किसके नेतृत्व में आरंभ हुई थी? बताएंगे। हरित क्रांति तो 13 नंबर फटाफट से बताएंगे। हरित क्रांति किसके नेतृत्व में प्रारंभ की गई थी दोस्तों? 13 नंबर का गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में। अगला 14 नंबर प्रश्न है, PMFY बताए। PMFY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है किससे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन से। अगला प्रश्न है आपका, NIN की स्थापना के निदेशक कौन थे? तो इसके निदेशक दोस्तों कौन थे? बिल्कुल राइट आंसर आपका है खा ऑप्शन, डॉक्टर CV गोपालन। डॉक्टर CV गोपालन ने भारत सरकार के किस आयोग में कार्य किया? बताएंगे। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का ऑप्शन, योजना आयोग में काम किया उन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, जनगण मन की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, SK डे ने किस विश्वविद्यालय में विस्तार शिक्षा विभाग की स्थापना करी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डॉक्टर SK डे ने किस विश्वविद्यालय में विस्तार शिक्षा विभाग की स्थापना करी थी? एक्सटेंशन एजुकेशन बताएंगे। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल विश्व भारती विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता पर शोध किसने किया था? तो प्रोटीन की गुणवत्ता पर शोध किया था दोस्तों किसने? डॉक्टर CV गोपालन ने किया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी जाती है? राष्ट्रपिता बताएंगे। इनमें से राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई? राष्ट्रपिता इनमें से किसी को उपाधि नहीं दी गई थी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। किसने दी थी? हो सकता है महात्मा गांधी जी को दी गई थी, लेकिन किसने दी थी? हो सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दी हो। हालांकि ये प्रश्न इसके हिसाब से ठीक नहीं, तो इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने चीजों को समझ लिया है। इसका PDF कैसे आपको प्राप्त करना है, इसके लिए मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत ही बेटर लेक्चर मैं लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है, सबसे जरूरी बात यह दोस्तों कि आपको यहाँ पर PDF नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन PDF नोट्स। ठीक है, और आपको कंप्यूटर जनित मतलब कि नोट्स भी मिलेगा, यानी कि जो
लिखा रहता है आपको कंप्यूटर वाला, वो भी मिल जाएगा और लिखित वाला भी मिल जाएगा। दोनों प्रकार के नोट्स, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास के मॉडल पेपर और तमाम प्रकार के और चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे। एसएमएस कीजिए 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। आप प्रथम सेमेस्टर में हैं, आपके लिए फीस रखी गई है मात्र 100 रुपए। तो जो बच्चा 100 रुपए फीस जमा करेगा उसको एक सेमेस्टर में तक जो है पढ़ाया जाएगा, यानी 6 महीने तक पढ़ाया जाएगा। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट, मेजर, माइनर, को करिकुलर, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। चाहे परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो यानी एमसीक्यूज बेस्ड हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली हो, चाहे लिखित वाली हो यानी अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सभी का नोट, सभी का सब कुछ आपको मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। गर्ल्स ग्रुप, बॉयज ग्रुप अलग अलग है, तो आपको विस्तार से जोड़ा जाएगा। और आप देखें बहुत सारी बच्चियां हमारी चलाती नहीं होंगी ऑनलाइन माध्यम, जैसे तो आपको फीस कैसे जमा करना है, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। 100 रुपए फीस जैसे आप जमा करोगे, ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं। आप बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा, गुरुजी हम नहीं चलाते ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी दूसरे से जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई चलाता है, आपकी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी चलाता होगा, आप उनसे फीस जमा करवा दीजिएगा और आप अपने नंबर से एसएमएस कीजिएगा जो नंबर ग्रुप में जुड़वाना हो आपको, ठीक है। और बॉयज ग्रुप अलग है, गर्ल्स ग्रुप अलग है, कोई इशू नहीं है। और एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि होम साइंस के साथ साथ आपका हिंदी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो उन सभी सब्जेक्ट का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसी पैसे में, यानी मात्र 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बता दी गई। तो आपको फीस जमा करके स्क्रीनशॉट उसका भेज देना, तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा गर्ल्स ग्रुप में या बॉयज ग्रुप में, जैसे जो आप होंगे, ठीक है। अपना नाम बताएंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा, उसके बाद चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ऑफर आपके लिए चला दिया गया है। अगर आप फर्स्ट एंड सेकेंड 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करना चाहते हैं तो आपके लिए इस समय बहुत बम्पर ऑफर चल रहा है। ऑफर ये दोस्तों, वैसे फर्स्ट सेमेस्टर का फीस कितना है? 100 रुपए फीस है, तो दूसरा सेमेस्टर कितना हो जाएगा? उसका भी फीस 100 रुपए हो जाएगा। अब दोनों सेमेस्टर का मिला लेंगे तो कितना फीस हो जाएगा आपका? 200 रुपए फीस हो जाएगा। लेकिन आपको 200 रुपए नहीं देने हैं, फिर कितने देने हैं? मात्र और मात्र 150 रुपए, यानी कि 50 रुपए की महा बचत आपके समक्ष आ चुकी है। 150 रुपए फीस में आप कब तक पढ़ेंगे? पूरा 1 साल तक आपको नोट्स मिलेगा। 1 साल तक आप इसमें पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर पूरा पेपर हो जाएगा तब तक पढ़ाया जाएगा और फिर आपको पेपर के बाद में सेकंड सेमेस्टर में ऐड किया जाएगा। सेकंड सेमेस्टर भी पूरा 6 महीने आपको पढ़ाया जाएगा और जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आपको नोट्स और वीडियो लेक्चर्स ग्रुप में मिलते रहेंगे। इसमें लाइव क्लास की लिंक भी मिलती है, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेंगे। परीक्षा के टाइम में रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास और ऐसे तमाम प्रकार के रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के, जैसे 2 मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी मात्र इसी पैसे में, 150 में दोनों सेमेस्टर की, ठीक है। अब को करिकुलर जो होता है उसकी परीक्षा हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, उसके लिए हमारा दूसरा एक चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। पिछले कई वर्षों के जो सोल्यूशन है वो सब ऑलरेडी उस पर पड़े हुए हैं और कई सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, चाहे वो होम साइंस का हो, गृह विज्ञान का हो, हिंदी साहित्य का हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाता है। तो आपके लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से कोर्स है, बहुत ही कम पैसे में, मात्र 150 रुपए फीस, बहुत ज्यादा फीस नहीं है और 1 साल तक की फीस आपकी है। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की। आप सभी को तुरंत व्हाट्सएप पे एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाना चाहिए, देर मत कीजिए। जितना देर करेंगे आप उतना पीछे जाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी फीस जमा करके तुरंत जुड़ जाएं, देर मत कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।